नमस्कार बंधुओं। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेकर के आए हैं और एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे कि भारत में मुगल टिक नहीं पाते अगर। अब इस पर बात करेंगे कि भारत में जो मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ तो वो मुगलों का साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाता, मुगल भारत में नहीं टिक पाते अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न होती। यदि भारतीयों ने थोड़ा सा जोश दिखाया होता, थोड़ा संगठन दिखाया होता, थोड़ी एकता दिखाई होती तो शायद ऐसा नहीं होता। इसी विचारणीय मुद्दे पर चिंतन करना है हमको और इसी के बारे में आज का लेक्चर है, तो इसे हम बताएंगे आपको। और यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहते हैं कि ये जो लेक्चर तैयार किया गया है आपके लिए, वो मैंने तैयार किया है विभिन्न इतिहासकारों ने जो अपनी पुस्तकों में लिखा है और उस सार तत्व को ग्रहण करते हुए जो तथ्य उभर कर के आए हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो इसमें जिन इतिहासकारों ने पुस्तकें लिखी हैं उस पीरियड के बारे में और उसमें क्या कहा है उस पर बात करेंगे। तो डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव के द्वारा सल्तनत कालीन और मुगल कालीन इतिहास पर बहुत ही अच्छी शोध परक रचनाएं लिखी गई हैं, पुस्तक लिखी गई हैं। दिल्ली सल्तनत के नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और मुगल साम्राज्य के नाम से भी लिखी है। तो इन्होंने क्या टीका टिप्पणी की है, क्या निकाला है, वो बात करेंगे। डॉक्टर B.A. स्मिथ जो कि एक अंग्रेज इतिहासकार थे, उनके विचार भी समेटेंगे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जिन्होंने भारतीय इतिहास का बहुत अच्छा वर्णन किया है, और इसका डॉक्टर R.P. त्रिपाठी, इसको डॉक्टर रसब्रुक विलियम्स के द्वारा क्या कहा गया है, हेवेल के द्वारा क्या कहा गया है और लेनपूल के द्वारा क्या कहा गया है। इन सभी लोगों ने इस काल की यानी कि 16वीं सदी का बहुत ही अच्छा इतिहास लिखा है। यद्यपि उन्होंने 16वीं सदी से लेकर के और 18वीं सदी तक का वर्णन किया है, लेकिन हमें 16वीं सदी का देखना है कि 16वीं सदी के पीरियड में जब पूर्वार्ध में जब मुगल भारत में आए तो क्या परिस्थितियां थी और उन मुगलों को कैसे रोका जा सकता था वो देखना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत पर जो पहला मुगल व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण किए वो कौन था और किस तरीके से उसने अपने अभियान को आगे बढ़ाया था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है वो फरगना नामक एक रियासत का सूबेदार था और वहाँ उसने जो है बल्ख और ये फरगना इस पर कब्जा कर रखा है, अधिकार कर लिया था। समरकंद पर अधिकार करने के लिए उसने काफी बार प्रयास किया लेकिन उसको सफलता नहीं मिली थी और वो बहुत जोशीला था। उसकी माँ का नाम कुतुब निगार खानम था और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और एक चंगेज खान के वंश का था तो दूसरा तैमूर के वंश का था और स्वयं जो इसका परिवार था वो तुर्क चुगलाई कबीला था, उसका ये परिवार था। तो कहने का मतलब है एक अच्छी खूंखार वंश का व्यक्ति था वो, जिसके कारण से उसमें अपार जोश था और अपने उस जोश को वो वीरता के रूप में परिवर्तित करके अनेक क्षेत्रों पर अधिकार करके प्रदर्शित करना चाहता था। तो जब वो समरकंद की तरफ नहीं बढ़ पाया तो वो भारत की तरफ मुड़ा। भारत के बारे में उसके पता लगा कि भारत एक बहुत अच्छा देश है, समृद्ध देश है, तो इधर की ओर बढ़ा और जब इधर की ओर बढ़ा तो उस समय केवल उसका उद्देश्य ये था कि वो भारत में जाएगा, वहां से धन को लूटेगा और वापस चला आएगा। तो क्या होता है देखें आगे। सबसे पहले 1519 ईस्वी में उसने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत पर आक्रमण किया जो कि भारत का सीमावर्ती इलाका था। वहां पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उसने भेरा नामक स्थान पर अधिकार कर लिया था और अधिकार करने के बाद अपनी एक सैनिक टुकड़ी छोड़ दी और उसके बाद सामान लेकर वापस चला गया, काबुल की तरफ चला गया। उसके बाद दूसरी बार फिर आया 1519 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए
और उसी क्षेत्र में दोबारा आक्रमण किया। लेकिन जिस समय दोबारा आक्रमण किया उसी समय मध्य एशिया के अंदर हलचल शुरू हो गई थी कि मंगोल उधर से आगे की ओर बढ़ रहे थे। उस हलचल को देख करके वो काबुल से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो वापस काबुल चला गया था। तीसरी बार 1520 ईस्वी में बाबर फिर आक्रमण करने आया और उसने आक्रमण करके अब की बार एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, बजोर, भेरा, सियालकोट और सैयदपुर पर। लेकिन इस बार भी वो यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि सैन्य की टुकड़ियां छोड़ करके फिर वापस चला गया। और इसके बाद अब की बार 1524 ईस्वी में जब दोबारा आया तो इस क्षेत्र से थोड़ा लगी हुई सीमा से पूर्व की ओर दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी शासन कर रहे थे, वो वहां के सूबेदार थे। तो दौलत खां लोदी को ये लालच आ गया कि अगर हम बाबर को आक्रमण के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो इब्राहिम लोदी से नाराज चल रहे थे, लिहाजा बाबर को आक्रमण करने के लिए बुलाया और ये कहा कि बाबर तो आएगा, आक्रमण करेगा और लूटपाट करके चला जाएगा और हमें पंजाब मिल जाएगा। इस लालच से उसने आक्रमण करवाया, आमंत्रित किया। और बाबर ने अब की बार जब आक्रमण किया तो अब की बार वो कुछ और सोच करके आया था और उसने पंजाब और दीपालपुर पर कब्जा कर लिया। जब उसने कब्जा कर लिया और दौलत खां ने और आलम खां ने उनकी मदद की तो उसने जो है उसके बदले में जालंधर और उसके आसपास का क्षेत्र दे दिया। लेकिन जालंधर और दीपालपुर खासतौर से दे दिया था, लेकिन पंजाब का क्षेत्र उसको नहीं दिया। और एक बार फिर से अपनी सैनिक टुकड़ियों को छोड़ करके बाबर वापस चला गया। अब इसके बाद जब बाबर चला गया तो उसने देखा, हिंदुस्तान की परिस्थितियों का अध्ययन वो कर चुका था कि भारत में एकता नहीं है और कोई भी इब्राहिम लोदी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अब की बार वो इस उद्देश्य से सेना लेकर के आया कि वो भारत पर आक्रमण करेगा विजय प्राप्त करने के बाद, और वो यहाँ पर रहेगा, स्थापित करेगा अपने आप को। लिहाजा अब की बार उसने अच्छे तरीके से तैयारी की और लगभग 16-17 हजार अश्व सैनिक तैयार किए और लगभग 700 तोपें और बैलगाड़ियां इत्यादि तमाम साजो सामान लेकर के वो हिंदुस्तान की ओर चल पड़ा। और जब भारत में आया तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में तत्कालीन दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ उसका युद्ध होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक विदेशी आक्रमणकारी दिल्ली पर आकर आक्रमण करता है दिल्ली के क्षेत्र में। दिल्ली का शासक जो है वो उसके ही शासन में उसकी खिलाफत चल रही है। तो एक तरफ से बाबर का दबाव है, दूसरी तरफ से उन लोगों का दबाव है जो उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अगर इस समय राजपूत शासक इब्राहिम लोदी का साथ देते तो शायद बाबर को पराजित करने में इब्राहिम लोदी सफल हो जाता और बाबर फिर से वापस चला जाता, तो शायद मुगल साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाता। मगर ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हुआ। इब्राहिम लोदी ने अकेले ही युद्ध लड़ा पानीपत के मैदान में और लगभग उसके 15,000 सैनिक मारे गए। जब युद्ध चल रहा था तो उसके एक साथी ने कहा, उसका जो सोचने था कि आप जो है मारे जाएंगे, आप मैदान छोड़कर चले जाएंगे। तो इब्राहिम लोदी का नहीं, ये हमारे सैनिक हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ लड़े हैं, हम इनका साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे, यहीं मरेंगे। और फिर तुलगमा नीति के कारण वो जाल में फंसा लिया गया। इब्राहिम लोदी जब वो जाल में फंस गया, घायल होकर घोड़े से गिर पड़ा, तो बाबर उसके पास पहुंचता है और ये कहता है, वीर पुरुष, मैं तेरे पराक्रम को, तेरी वीरता को सलाम करता हूं, मगर तू मेरा शत्रु है, इसलिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता। और वहीं पर उसका वध कर दिया जाता है और उसी स्थान पर बड़े सम्मान के साथ बाबर उसको दफनवा देता है। तो इस तरीके से ये जो मौका था कि बाबर को वापस भेजा जाए, वो संभव नहीं हो पाया। इसके बाद 1527 ईस्वी में जब आगे की ओर बढ़ा बाबर,
तो खानवा के मैदान में युद्ध होता है राजपूत शासक राणा सांगा। अब ये विडंबना देखिए कि जो राजपूत आन बान और शान के लिए जीते थे, कहीं पर सोलंकी, चौहान, सिसोदिया, तोमर और गहड़वाल, कछवाए, तमाम अपने अपने वंश की डींगे मारते थे, वो एक नहीं हो पाए, संगठित नहीं हो पाए, राणा सांगा का साथ नहीं दिया, अन्यथा परिणाम कुछ और भी हो सकता था। इधर दूसरी बात यह थी कि बाबर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी और बाबर के सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया। तो बाबर ने सैनिकों के बीच जाकर के एक जोशपूर्ण भाषण दिया। इसी समय की एक घटना और घटित होती है। एक ज्योतिषी ने बाबर से यह कह दिया कि तुम्हारा ग्रहयोग बहुत खराब चल रहा है और तुम तो जीत ही नहीं सकते हो। लेकिन इन सारी चीजों को दरकिनार करके बाबर एक ही बात सोच रहा था कि मुझे भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करना है और मजबूत करना है। उसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम बुज़दिल नहीं हो, तुम कायर नहीं हो, तुम वीर पुरुष हो, वीरों की तरह युद्ध करो। यदि तुम मारे गए तो शहीद हो जाओगे, अल्लाह के नाम पर शहीद हो जाओगे, और यदि तुम जीत गए तो गाजी कहलाओगे। इन कुफरों के साथ हमको युद्ध करना है। जब उसने बड़ा जोशीला भाषण दिया तो वो सारे सैनिक फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए और उसने इस युद्ध को जिहाद का नाम दे दिया। अब जिहाद के नाम पर सब तैयार हो गए और युद्ध हुआ। राणा सांगा बड़ी वीरता के साथ लड़ा, परंतु राणा सांगा भी मारा गया। बाबर ने उसकी वीरता की स्वयं अपनी तुझके बाबरी में चर्चा की है, लिखा है, लेकिन कोई अन्य राजपूत शासक यहां पर नहीं आया जो बाबर के प्रतिरोध को सहन करता और बाबर को फिर से हिंदुस्तान से निकालकर वापस कर देता। सच मानिए, अगर ऐसा होता तो मुगल हिंदुस्तान में टिक नहीं पाते। इसके बाद तीसरा चंदेरी का युद्ध हुआ। यह मेदिनी राय, वो भी राजपूत शासक था, वीर शासक था, लेकिन उसकी मदद के लिए भी कोई नहीं पहुंचा। और अब दर बदर लगातार आगे बाबर बढ़ता चला जा रहा है और राजपूत जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जिनके पास रक्षा की जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, संगठित नहीं हो पाए, किसी एक लीडर के नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ पाए, वरना ये हाल नहीं होता। और ये चंदेरी के युद्ध में भी पराजित हो गया एक और वीर साहसी राजपूत शासक। इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ। यहाँ पर एक मुस्लिम शासक था बिहार के क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर युद्ध होता है और वो भी पराजित हो जाता है। तो इस तरीके से बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य को न केवल स्थापित करने में सफल होता है, बल्कि वो उसका निरंतर विस्तार करता चला जा रहा है। विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी, ज्योतिषी के द्वारा मना करने के बावजूद भी वो सब करता चला जा रहा है। और हम देख रहे हैं, हम हिंदुस्तान के लोग, हम हिंदू शासक देख रहे हैं और ऐसा नहीं कर रहे। अब इसके बाद क्या होता है, इसी दौरान बाबर का बेटा हुमायूं, बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। चारों बेटों में कभी नहीं पटती थी, चारों झगड़ते रहते थे। लिहाजा उन चारों को बाबर ने अलग अलग क्षेत्रों का सूबेदार बनाकर भेज दिया था कि तुम जाओ वहां पर देखो। लेकिन हुमायूं इस समय बीमार पड़ जाता है और हुमायूं मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है। बाबर जब उसको देखता है तो खुदा से ये दुआ करता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को तू सही कर दे, चाहे उसके बदले मेरी जान ले ले। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन से बाबर बीमार पड़ने लगा और हुमायूं ठीक होने लगा। इसके बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए फिर कैसी परिस्थितियां बनती हैं। इधर बाबर की मृत्यु हो गई है, 4 दिन तक बाबर की मृत्यु को छिपाया गया और किसी को भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया। यद्यपि पहले जब जीवित था बाबर तो उसने अपने सहयोगियों को बुलाकर ये कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी बाबर हुमायूं होगा और आप सब लोग इसका सहयोग करना। लेकिन उसके भाई उससे सहमत नहीं थे, उसके रिश्तेदार सहमत नहीं थे और बाबर की मृत्यु के बाद 4 दिन तक ये झमेला पड़ा रहा।
हुमायूं के रिश्तेदार षड्यंत्र करके मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बिठाना चाहते थे और जो उसके भाई थे वो सभी विरोध करने लगे थे। सैकड़ों चुनौतियां उसके सामने थी हुमायूं के, लेकिन इसके बावजूद भी हुमायूं गद्दी पर बैठा 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। 4 दिन तक झमेला चलता रहा। अब आप देखिए कि एक मुगल शासक की मृत्यु हो चुकी है, दूसरा 4 दिन तक कोई शासक नहीं है, उसके भाइयों में फूट पड़ी हुई है, रिश्तेदारों में फूट पड़ी हुई है। क्यों नहीं राजपूतों ने सोचा कुछ? अगर राजपूत ये सोचते कि ये अच्छा मौका है, हम इस विदेशी शक्ति को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, तो एकत्रित होकर संगठित होकर के आक्रमण कर देना चाहिए था। अगर आक्रमण कर दिया होता तो शायद हुमायूं इस स्थिति में नहीं था कि वो स्थिति को संभाल पाता और मुगलों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता। अब हुमायूं जब गद्दी पर बैठ गया तो उसके बाद 1531 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक युद्धों का काल चला उसका। अनेक युद्ध उसने, अनेक विद्रोहियों का दमन किया, बहादुर शाह के युद्ध किया, जमान खां के साथ युद्ध किया उसने। उसके बाद शेर शाह जो कि एक छोटी सी बिहार की एक रियासत का सूबेदार हुआ करता था, उसने अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया था कि सासाराम जो गंगा के उस पार का क्षेत्र, उसके आसपास के इलाके में उसने अपना राज्य स्थापित कर रखा था और सासाराम उसका मुख्यालय होता था। हुमायूं जब दक्षिण की ओर बढ़ा तो चुनार के बाद उसने जैसे ही गंगा पार की चुनार के पास, और उसके बाद चौसा नामक क्षेत्र में युद्ध हुआ शेरशाह के साथ। युद्ध, हुमायूं को उस वहां की परिस्थितियों का पता नहीं था, लिहाजा युद्ध करते करते शाम हो गई और जान बचाने के लिए हुमायूं जो है गंगा में कूद गया। वो डूबकर मर गया होता उसी समय, अगर निजाम खां नामक धिस्ती ने उसकी जान नहीं बचाई होती। उसके बाद जब लौटकर आया, उधर शेरशाह गंगा पार करके इस पार आ गया और चुनारगढ़ के किले को घेर लिया चारों तरफ से। काफी दिनों तक घेरा पड़ा रहा और अंततः निर्णय ये हुआ कि हुमायूं वापस वहां से चल पड़ा। शेरशाह उसका पीछा करते रहा और उसके बाद कन्नौज के पास आकर बिलग्राम नामक जगह पर युद्ध होता है, लेकिन वहां पर हुमायूं फिर मात खा गया। हुमायूं ने अपनी सेना गंगा के किनारे लगाई थी, वहां पर बारिश हो गई और घोड़े कीचड़ में फंस गए, सैनिक युद्ध नहीं लड़ पाए। हुमायूं को फिर जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। वहां से वो इटावा होते हुए आगरा की तरफ भागा। शेरशाह पीछे पीछे, हुमायूं आगे आगे भागा। वहां से वो गुजरात की तरफ भाग खड़ा हुआ और यहां तक कि उसको देश से भगा दिया शेरशाह ने। और शेरशाह ने अब दिल्ली, आगरा सहित एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और बहुत अच्छी तरीके से शासन चलाया। हुमायूं जब भाग गया तो अपने परिवार को छोड़ गया था। गुजरात के एक शासक ने उसकी मदद की। उसी दौरान 1542 ईस्वी में अमरकंटक नामक जगह पर एक बच्चे का जन्म होता है, हुमायूं के बच्चे का, और उस बच्चे का नाम है जलाल। वही जलाल बाद में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बनता है। तो आप देखेंगे कि 1540 ईस्वी में हुमायूं भाग गया हिंदुस्तान छोड़ करके और इस क्षेत्र में शेरशाह शासक है। शेरशाह भी 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में किले पर जब तोप चला रहा था तो तोप के फट जाने के कारण मर गया। अब 1545 से लेकर 1555 ईस्वी तक का जो समय था, उस समय भी राजपूत नहीं चेते। जब कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं थी हिंदुस्तान में जो उनका प्रतिरोध कर पाती, तो जब नहीं हुआ, उसके बाद 1554 ईस्वी में हुमायूं जो था वो ईरान के शाह की मदद लेकर उसने फिर से सेना संगठित कर ली और सेना संगठित करने के बाद वो काबुल की ओर बढ़ा, जो कि सबसे उत्तरी इलाका था उस समय। काबुल की तरफ बढ़ा तो जो विरोधी थे हुमायूं के विरोधियों ने संग नहीं छोड़ा, लगातार षड्यंत्र करते रहे और आखिरी षड्यंत्र यह किया कि वहां जलाल को काबुल के किले की दीवार पर बैठा दिया कि अगर हुमायूं की सेना तोप चलाती है, गोला चलाती है, तो अकबर मर जाएगा, जो बाद में अकबर बनता है जलाल मर जाएगा। लेकिन किसी सैनिक ने पहचान लिया और उस सैनिक ने उसको वहां से हटा दिया, लिहाजा जलाल की जान बच गई। अन्यथा अकबर हमें दिखाई नहीं देता भारतीय इतिहास में।
काबुल को जीतने के बाद वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ा, लाहौर होते हुए दिल्ली की ओर आगे बढ़ा और तमाम प्रतिरोधों को समाप्त करते हुए 1555 ईस्वी में वापस हिंदुस्तान आकर के बैठे और फिर से हिंदुस्तान की गद्दी प्राप्त कर ली। आप देखिए, इतने बड़े अंतराल में, इतनी बदलती हुई परिस्थितियों में भी हमारे राजपूत शासकों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, अन्यथा मुगल हिंदुस्तान में टिक नहीं पाते। ये था प्रथम भाग, जिसमें मैंने आपको बताया है कि बाबर से लेकर हुमायूं तक का पीरियड। अब आगे बात करेंगे अकबर के पीरियड के बारे में, उस समय क्या होता है। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, यानी अकबर के काल की। अब परिस्थितियां देखिए कि एक तरफ हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है और 13 साल का बालक, मात्र 13 साल का बालक जो है वो भारत का बादशाह घोषित कर दिया जाता है, भारत का शासक बनता है। बैरम खां उसके संरक्षक बनते हैं। आप देखिए, एक बार फिर से वो परिस्थितियां पैदा हो गई जब मुगलों को रोका जा सकता था, लेकिन नहीं, किसी के द्वारा भी ऐसा प्रयास नहीं किया गया और बैरम खां ने बड़े अच्छे तरीके से अपने संरक्षण में रखते हुए अकबर के शासन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अकबर, जिसका कि वास्तविक नाम जलाल था, अगर परिस्थितियों को देखा जाए तो अकबर के पूरे परिवार में ही षड्यंत्र चल रहा था। लोग अकबर को मारने की सोच रहे थे, चाहे उसका सौतेला भाई हो, चाहे कुछ अन्य व्यक्ति हो, वो बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे और जो सूबेदार थे कई प्रांतों के, वो भी संतुष्ट नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी राजपूत शक्ति के द्वारा कोई भी प्रयास ऐसा नहीं किया गया कि हम फिर से शासन को प्राप्त कर लें और मुगलों को यहां से हटा दें। ऐसा नहीं हो पाया। अब इसके बाद क्या होता है कि हेमचंद्र एक व्यक्ति थे, एक सेनापति थे, और वो सेनापति जो थे उन्होंने बड़ी शक्ति अर्जित कर ली थी और दिल्ली और आगरा के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। जब बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो उनको थोड़ा सा घमंड हो गया था और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। लिहाजा वो बड़े जोश में और उत्साह में रहते थे। उन्होंने एक विशाल सेना भी एकत्रित कर ली थी, जिससे कि वो किसी से डरते नहीं थे। इधर बैरम खां जो था वो वापस दिल्ली को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि दिल्ली पर हेमू का कब्जा हो चुका है। लिहाजा उसने बड़ी ही अच्छी योजना बनाई अपने दृष्टि से। और वो योजना क्या बनाई? योजना ये बनाई कि जो हिंदू शासक हैं, जो हेमचंद्र हैं, वो हाथी पर निकलते हैं युद्ध करने के लिए। लिहाजा उन्होंने उस तरीके से तैयारी की। उन्होंने अपनी सेना को निर्देश दिए कि किस तरीके से युद्ध करना है, जबकि ये जो हिंदुओं की सेना थी, ये सेना एक भीड़ की तरह चलती थी। उसको समुचित तरीके से नियोजित नहीं किया गया था, कोई रणनीति तैयार नहीं की गई थी। लेकिन बैरम खां ने रणनीति तैयार कर ली थी और रणनीति उनकी क्या थी कि अश्वदल कहां पर रहेगा, पैदल लोग कहां पर रहेंगे, तोपची कहां पर रहेंगे, और सबसे खास बात यह थी कि जो धनुष बाण चलाने वाले सैनिक थे, उन सैनिकों को विशेष हिदायत दी गई और एक योजना बनाई गई कि तुम सबसे पीछे रहोगे, छिपे हुए, और जब युद्ध होगा तो मैं युद्ध से भागने का प्रयास करूंगा। मैं ये दिखाऊंगा कि मैं पराजित होकर के भाग रहा हूं, तो वो जो हेमू की सेना है वो मेरा पीछा करेगी, और जब वो पीछा करे तो धनुष बाण वालों को ये आदेश दिया गया था कि तुम हेमू के तीर मार देना, जिससे कि वो घायल होकर गिर जाए। जब वो घायल होकर गिर जाएगा तो देखेंगे कि इनका सेनापति गिर गया है, सेनापति पीछे की ओर भाग रहा है, इसका मतलब वो युद्ध क्षेत्र को छोड़ रहा है। ये संदेश जाएगा दुश्मन की सेना में और दुश्मन की सेना में भगदड़ मच जाएगी। ये प्लान बनाया बैरम खान ने और उनका प्लान पूरी तरह सफल हुआ। जब युद्ध के मैदान में पहुंचे 5 नवंबर 1556 ईस्वी को
ये पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। मैदान वही है जब बाबर ने एक बार युद्ध लड़ा था, अब की बार अकबर की तरफ से बैरम खां युद्ध लड़ गए। हेमू की सेना जो है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ी, भयंकर युद्ध हुआ और उसके बाद योजना के अनुसार जो धनुष बाण वाले सैनिक छिपाए गए थे उस तरफ को जैसे ही देखा कि हेमू आ रहा है बैरम खां की ओर, बैरम खां ने अपने घोड़े को मोड़ दिया और बैरम खां उधर को भागने लगा जिधर उसके धनुष बाण वाले धनुर्वीर छिपे हुए थे। जब उधर वो भागा तो उधर हेमू भी पीछा करने लगे और उसी समय सैनिकों ने जो धनुर्वीर थे बैरम खां के, उन्होंने तीर मार दिया जो जाकर उनकी आंख में लगा और वो औहदे से नीचे गिर गए। जो हाथी का औहदा होता है जिस पर बैठे होते हैं हाथी, उससे नीचे गिर गए। जैसे ही नीचे गिरे वैसे ही सेना ने सोचा कि हमारा सेनापति मारा गया है, मर गया, और सेना के अंदर भगदड़ मच गई। जैसे ही भगदड़ मची वैसे ही क्या किया गया, मुगल सैनिक टूट पड़े उनके ऊपर। जो अश्वदल था उस हिंदू सेना की, हेमू की सेना पर, तो भारी मारकाट मचने लगी। इधर तुरंत बैरम खां ने हेमू को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसको अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया और अकबर से कहा बैरम खां ने कि आप तलवार उठाइए और हेमू का वध कर दीजिए और गाजी की उपाधि धारण कीजिए। लेकिन वो एक छोटा बालक होने के बावजूद भी शायद उसमें एक अच्छी समझ थी, लिहाजा उसने कहा कि नहीं, हम शत्रु के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार नहीं करेंगे, हमसे नहीं। तो बैरम खां ने कहा कि कोई बात नहीं, आप नहीं मारेंगे तो क्या हुआ, मैं मार देता हूं, और बैरम खां ने हेमू का वध कर दिया। तो आप देखिए, अकेला हेमू यहां संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, बाकी सभी राजपूत शासक कहां हैं? अगर इस समय देखिए तो इस राजपूत शासकों ने अपनी शक्ति को संगठित करके यहाँ पर फिर से प्रयास किया होता तो शायद परिणाम कुछ और होता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। फिर से एक गलती की गई और उस गलती की सजा ये मिली कि लगातार मुगल शासन बहुत मजबूत होता चला गया और इसके बाद तो ऐसी शुरुआत हो गई कि जिधर अकबर की सेना जाती उधर विजय प्राप्त करती। क्या दक्षिण, क्या उत्तर, क्या पश्चिम, पूरे के पूरे क्षेत्र, तमाम क्षेत्रों को जीत लिया। और जो राजपूत किसी समय धुर विरोधी थे, जब अकबर ने तमाम क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया, क्या जोधपुर, क्या आमेर, क्या उदयपुर, तमाम क्षेत्रों को जब जीत लिया, इधर कश्मीर तक के इलाके को जीत लिया, तो क्या हुआ ये कि अनेक राजपूत शासकों ने, अनेक राजपूतों ने अपनी बहनें और बेटियां उपहार में दे दी और जो धुर विरोधी थे वो आन बान और शान पर जीने वाले राजपूत जो थे वो सलाम करने लगे मुगलों को, दरबार में जाकर के सेवा करने लगे। और इस सेवा में राजा टोडरमल, उन्होंने अकबर की पूरी भूराजस्व व्यवस्था को देखा। राजा बीरबल, जितने भी बादशाह के काम होते थे राजा बीरबल के परामर्श से ही होते थे। राजा मान सिंह सेनापति बन गए, मुगलों के साथ विवाह होने लगे और सुलह कुल की नीति अपनाई गई मुगलों के साथ। मुगलों ने राजपूतों के साथ सुलह कुल की नीति अपनाई, यानी मुगल और राजपूत अब एक हो गए, वैवाहिक संबंध होने लगे, सांस्कृतिक संबंध होने लगे और लगभग 15 वर्षों तक इसी तरीके की स्थिति चलती रही। और अब तो एक नई पीढ़ी पैदा होने लगी जो राजपूतों और मुगलों से मिलकर बनी थी। सलीम इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जो कि अकबर का बेटा था, क्योंकि सलीम की मां जोधाबाई जो कि राजा भारमल की पुत्री थी, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी, वो अकबर की बेगम बनती है। और इसी तरीके के अनेक विवाह हुए और यहां तक कि तमाम राजपूत कन्याओं को हरम में ले जाकर ठूस दिया गया। बहुत ही अपमानजनक स्थिति पैदा कर दी गई।
लेकिन जो राजपूत लोग अपनी आन बान और शान के लिए जीते थे, वो आपस में तो क्या करते थे कि हम सोलंकी हैं, हमारा ये है, हम तोमर हैं, हम चौहान हैं, हम गहरवाल हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं। वो भाव था उनके, और छोटी छोटी बातों के बीच लड़ाई कर लेते थे। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। मैं स्थान और राजाओं का नाम नहीं लेना चाहूंगा। कि एक बार क्या हुआ कि युद्ध चल रहा था, और एक रात 2-3 दिन तक युद्ध चला, कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था। सुबह को युद्ध शुरू होता था, शाम को समाप्त हो जाता, अपने अपने शिविरों में चले जाते थे। जब 2-3 दिन हो गए युद्ध करते, तो राजा परेशान हो गया, और राजा ने ये कहा कि आज मैं व्रत करता हूं कि अगर युद्ध में विजयश्री प्राप्त नहीं हुई तो मैं भोजन नहीं करूंगा। अब दिन भर युद्ध चला और युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पाया। जब वापस शिविरों में आए तो राजा रूठ कर बैठ गए, कोई हम तो भोजन नहीं करेंगे। अच्छा, इसी समय क्या हुआ था, अब जो तमाम सैनिक दिन भर युद्ध करते रहे थे, वो बेचारे भूखे कैसे रहे, और अगर भूखे रहेंगे तो अगले दिन युद्ध कैसे करेंगे। लिहाजा उनके राजा के परामर्शदाताओं ने कुछ कहा कि भाई कोई समाधान निकालो। कोई समाधान निकाला गया। इस समय एक बताए, शिविरों के अंदर जो दूसरे पक्ष के सैनिक थे उनको भी बंदी बनाकर लाया गया था, वो भी थे वहां पर। तो निर्णय ये हुआ कि एक मिट्टी का किला बनाया जाए और राजा से कहा जाए कि आप तलवार से इसका विध्वंस कर दीजिए, और ये माना जाएगा कि हमने किला जीत लिया, और आप भोजन कर लीजिए, ताकि सब लोग भोजन कर लें। राजा ने कहा कि ठीक है भाई, मान लेते हैं आपकी बात। और राजा ने तलवार निकाली, और जैसे ही उस मिट्टी के किले के पास गए तलवार चलाकर उसको तोड़ने के लिए, वैसे ही वो सैनिक जो दूसरे पक्ष के बंदी बनाए गए थे, वो तलवार लेकर वहां से निकल पड़े कि मिट्टी का है तो क्या हुआ, आप ऐसे नहीं जी सकते जब तक कि हम जिंदा हैं। और आप सच मानिए कि वहां शाम को जहां भोजन की व्यवस्था हो रही थी, वहां पर खून बहने लगा, फिर से युद्ध होने लगा। तो ऐसी आनवान शान तो थी, मगर वो आनवान शान कहां गई? क्यों नहीं आपने वहां पर प्रदर्शित किया जहां पर आवश्यकता थी? और इसके बाद हद तो तब हो गई जब आगे बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी गए तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। सेनापति थे मान सिंह जी। मान सिंह जी जब अधीनता का आदेश लेकर के महाराणा प्रताप के पास पहुंचे थे, तो महाराणा प्रताप अपने महल से नीचे नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो इस काबिल नहीं है कि मुझसे बात कर सके, लिहाजा मैं नहीं जाऊंगा बात करने के लिए। उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को भेजा, और अमर सिंह से ये कहा कि तुम जाकर उनको कह दो कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। जब वो आए, अमर सिंह ने उनका कोई सम्मान नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, तो नाराज हो गए मान सिंह कि तुम इतने बड़े हो गए हो, ऐसी बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम ये आदेश लाए हैं जहां पना बादशाह अकबर का, कि आप इस आदेश को स्वीकार कर लीजिए और मेवाड़ अकबर को सौंप दीजिए बिना युद्ध करे। तो अमर सिंह ने कहा कि नहीं, आप वापस जाइए, और जब आप वापस जाइए और अब की बार जब आओ तो उनको लेकर आना। कहने का तात्पर्य यह है कि एक राजपूत शासक अपनी अस्मिता को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प है युद्ध करने के लिए, दूसरा राजपूत अकबर की सेवा कर रहा है, अकबर का सेनापति है। तो उसके बाद क्या होता है, वापस जाते हैं और युद्ध होता है। युद्ध होता है 18 जून 1576 ईस्वी को। 18 जून 1576 ईस्वी को जब युद्ध होता है, तो महाराणा प्रताप के द्वारा प्रयास करने के बावजूद भी अन्य कोई भी राजपूत शासक मदद के लिए नहीं पहुंचता है, वरना महाराणा प्रताप अकेले ही राजपूत अस्मिता को बचाने का प्रयास करते रहे। अगर साथ मिल जाता तो शायद परिणाम कुछ और भी हो सकता था, लेकिन ये अंतिम समय, एक अंतिम मौका था राजपूतों के पास, नहीं हो पाया। बल्कि राजपूत आपस में ही लड़ रहे थे और उसका श्रेय जा रहा था मुगल शासक को। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन राजपूतों ने राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान है, उस समय राजपूताना कहते थे, उस क्षेत्र के रहने वाले भीलों पर तमाम अत्याचार किए थे। अंत में वही भील
साथ दे रहे थे महाराणा प्रताप का। राजपूत, सारे राजपूत साथ छोड़ गए थे, महाराणा प्रताप का साथ दे रहे थे। अगर कभी आपका उदयपुर जाना हो, जो कि उस समय मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी, वहां पर आप देखेंगे कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है और बगल में भीलू राजा की प्रतिमा लगी हुई है। वो उसी सम्मान के साथ लगी हुई है कि भीलू राजा, जो कि भीलों का सरदार था उस समय, उसने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। वही महाराणा प्रताप युद्ध के बाद दर दर भटकते रहे, घास की रोटियां खाते रहे, अपने देशभक्ति का जज्बा रखता था उनके पास, अपनी राजपूत अस्मिता को बचाने के लिए क्या क्या कष्ट नहीं सहे उन्होंने, लेकिन अंततः उनकी भी मृत्यु हो गई और भारत में मुगल शासन बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा हो गया। हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि जो मुगल अपनी विचारधारा को लेकर के आए थे, धीरे धीरे उनकी विचारधारा पर अकबर, जो कि स्वयं एक अनपढ़ व्यक्ति था, उसने, उसके दरबार में तमाम बुद्धिमान लोग रहते थे, योग्य लोग रहते थे। इसीलिए अकबर को कहा जाता है मैनेजर ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों का प्रबंधक। और उसने भारत की परिस्थितियों को देखा, भारत के लोगों को देखा, भारत की संस्कृति को देखा, और फिर उसने देखा कि हम अपनी कट्टरवादी जो इस्लामिक परंपरा है उसमें परिवर्तन करेंगे, उसको लचीला बनाएंगे और इसको हम इस तरीके से बनाएंगे कि एक कंपोजिट कल्चर डेवलप हो सके। और उसका उसने प्रयास किया, जिसमें वो सफल हुआ। और यही कारण था कि जो अकबर था वो महान कहलाया। उसने हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान किया, हर समुदाय के व्यक्ति का सम्मान किया, उसने सबके कल्याण के लिए कार्य किया। और एक शासक को जहां मजबूती दिखानी चाहिए, जहां कठोरता दिखानी चाहिए, वो भी इसने दिखाई। और तमाम बुद्धिजीवियों को अपने दरबार में रख करके उसने शासन अच्छी तरीके से चलाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा विषय था कि भारत में मुगल टिक नहीं पाते अगर राजपूतों ने एकता दिखाई होती, अगर राजपूतों ने पराक्रम दिखाया होता, अगर राजपूतों ने संगठन दिखाया होता, अगर राजपूतों ने हिंदू शक्ति को बढ़ावा दिया होता, आपस में विरोधाभास न होकर के एकत्रित हुए होते, तो शायद मुगल हिंदुस्तान में टिक नहीं पाते। ये था आज का हमारा विषय। उम्मीद करता हूं आपकी जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।